नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं लेह लद्दाख की। जिस तरीके से लद्दाख में कल का जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 के आसपास घायल हो गए, और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी अपनी एक पूरी रिपोर्ट जारी की है इस हिंसक घटना के पीछे क्या वजह है और किसका हाथ है। तो पहले अगर हम इसी की चर्चा करें तो इसके पीछे कल भी हमने वीडियो में बात की थी कि इसका जिम्मेवार कौन है, और उस जिम्मेवारी को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था। एक, सोनम वांगचुक, पर्यावरणविद, साथ में शिक्षा में जो है वो सुधारों के लिए काम करना, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राइटर। अब ऐसे में ही मिलती जुलती जो स्टोरी मिलती है वो मिलती है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश में यूनुस खान की भी कहानी यही है, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना के समय आपने देखा कि बांग्लादेश लगातार जो है वो तरक्की के रास्ते पर था, लेकिन यूनुस खान फाइनली जो है वो डीप स्टेट का एक एजेंट निकला, ये हम सीधे तौर से कह सकते हैं। क्योंकि होना यह चाहिए था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर यूनुस खान एजेंट नहीं था तो फिर ऐसी स्थिति में दोबारा से अब तक जो है वो चुनाव प्रक्रिया बांग्लादेश में हुई क्यों नहीं। और जब हम इसकी तह में जाते हैं तो फिर आपको मिलता है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका को बांग्लादेश का एक द्वीप चाहिए होता। अब जब हम बात करते हैं कि बांग्लादेश का द्वीप चाहिए था, तो इसके अलावा अफगानिस्तान में भी डिमांड रखी कि उनको एक एयरबेस की जरूरत है, और पाकिस्तान में जब नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने अटैक किया तो उसके बाद अमेरिका अचानक से बौखला गया। तब तक अमेरिका के भारत के रिश्ते जो है वो बड़े ही जबरदस्त तरीके से सुधार की तरफ जो है वो मूव कर रहे थे। तो नूर खान एयरबेस क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर अमेरिकी फौज का कब्जा है, और एशिया में अपनी एक्टिविटी को सुचारू रूप से रखने के लिए अमेरिका जो है वो अलग अलग देशों में इसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहां बांग्लादेश को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त जाल में है सोनम वांगचुक, जिसको 3 इडियट मूवी में आपने समझा होगा फुनसुक वांगडू। तो यहां पर सोनम वांगचुक कैसे है इसको आप समझ लीजिए। इसी सरकार ने भरोसा करके हिमालय को बचाने के लिए, हिमालय के लिए जो है वो रिसर्च करने के लिए काम सौंपा गया सोनम वांगचुक को, क्योंकि सोनम वांगचुक बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। और सोनम वांगचुक को 54 एकड़ जमीन दी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के लिए। अब जब इसकी समीक्षा की गई तो समीक्षा में ये खरे नहीं उतरे, इसलिए आज से ठीक 1 महीने पहले वो 54 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ले ली। अब ऐसी सूरत में उसके बाद से जो घटनाक्रम बदला, तो स्थिति यह बनी, अगर आप सरकार की जो है वो आई थिंक पीबीआई गवर्नमेंट की जो न्यूज है उसके हिसाब से सोनम वांगचुक अनशन पे थे। कई नेताओं उनसे जो है वो इस बात की गुजारिश कर चुके थे कि वो अनशन को खत्म कर दे, लेकिन वो नहीं माने। और कल जो हुआ, उन्होंने, खबर यह है कि हिंसा को, या हम कहें कि जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको भड़काने की एक प्रयास किया। ठीक उसके उनके भाषण के बाद ऐसा कुछ हुआ, और फिर वो अनशन तोड़कर चुपचाप भीड़ को शांत करने के बजाय अपने गांव के लिए निकल पड़े। अब यहां से जो है वो सोनम वांगचुक अब सवालों के घेरे में आ गए। तो फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले किया गया, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, कुछ गाड़ियां जलाई भी गई, क्योंकि उसके बाद में आपने देखा शाम को कुछ फुटेज जो है वो सामने आ रहे थे। तो फिर सवाल भी है, कल भी हमने बात किया था कि सवाल जो है वो अमित शाह से भी होगा। अमित शाह से इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने 2019 के, जब आपको पता होगा, धारा 370 को हटाया और लद्दाख को अलग किया, तब सोनम वांगचुक का कहना यह था कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। तो फिर अचानक से सरकार गलत कैसे हो गई? तो सरकार गलत इसलिए हो गई क्योंकि सरकार ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए जिस तरीके से एक के बाद जो है
एक विकास कार्यों के लिए परियोजनाओं का शुभारंभ किया, लेकिन कहीं ना कहीं लद्दाख में जो है वो सरकार इस काम से थोड़ा पीछे रह गई। इसमें कतई कोई बुराई नहीं है, इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि लगातार अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहे हैं। और तीसरा कारण है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा देश में किसी भी इस तरीके का जो बदलाव होता है या इस तरीके की घटना होती है तो उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर जम्मू कश्मीर में जबरदस्ती सरकार को जो है वो चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करता तो मुझे लगता है कि आज ये स्थिति शायद ऐसी नहीं बन पाती, क्योंकि अब लद्दाख की जनता भी जम्मू कश्मीर की तरह अपनी एक सरकार चाहती है, स्टेटहुड का जो है वो दर्जा चाहती है। और लद्दाख को यह लगता है, क्योंकि 2019 से पहले लद्दाख के लोग ना आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते थे, ना ही जो है पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल। ऐसे उस वक्त लद्दाख को यह लगता था कि अगर वो जम्मू कश्मीर से अलग हो जाएगा और भारत का एक अभिन्न अंग है तो इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा जो है वो सरकार काम कर पाएगी, लेकिन उसका उलट हुआ। अब लद्दाख को लगने लगा कि सरकार का सारा फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ है। तो अब आप समझ सकते हैं इस थ्योरी को। और उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने, जितने भी सैन्य अफसर थे, उन्होंने चुनावों की जो बाध्यता थी या चुनावों के लिए जो फोर्स किया जा रहा था उसके लिए लगातार जो है वो सुझाव दिए जा रहे थे कि अभी सही वक्त नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक लॉबी है जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, और आप इस देश का यह दुर्भाग्य भी है, बड़े से बड़े आप बुद्धिजीवी को उठाकर देख लीजिए, वामपंथियों से वो प्रभावित होता है। और जब उसको समझदारी आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप किस लगभग जो है वो मैं कहता हूं कि आप 95% के आसपास जो है वो बुद्धिजीवियों को यही कहानी, यही समझ में आता है। अब हम बात करते हैं इस समस्या का समाधान क्यों है, आखिर इस देश में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया जब सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अब जब मैं ये कहता हूं कि सख्त एक्शन क्यों लेना पड़ेगा, तो इसके लिए सरकार को सबसे पहले कानून में बदलाव करना पड़ेगा। आपको इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ के पीछे आपने देखा नेपाल में जेएनजी हुआ, लगातार इस देश में एक राजनीतिक दल आग लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि युवराज को गद्दी तभी मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गद्दी पर नहीं रहेंगे, क्योंकि चुनाव लड़कर जीतना उनके बस का नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली के सामने उनकी कार्यशैली क्या है, तो वो जीत कैसे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पे संदेह उत्पन्न करो जनता के मन में, ताकि एक विरोध का स्वर उठे और उस विरोध की जो चिंगारी है उसको आग देने का काम ये राजनीतिक दल करेंगे। तो ये इस वक्त चाहते हैं कि ऐसा ही हो। तो फिर सवाल यह है कि आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने कब तक ये लोग जो है वो देश को आग में झोंकने का काम करेंगे, फिर चाहे वो जज हो या फिर कोई राजनीतिक दल हो। तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता। अब मैं जब ये बात करता हूं तो अब सवाल जो है वो सरकार के ऊपर भी खड़े होने चाहिए, और सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस जो है वो कब से चल रहा है, तो अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गिराबान तक कानून के हाथ क्यों नहीं पहुंचे हैं। आखिर किस बात का डर है, क्यों सरकार जो है वो लगातार खुली छूट दे रही है कि ये लोग, क्या सरकार उस वक्त जागेगी जब ऐसे ही हिंसा की आग जो है वो और जगहों पर भी फैल जाएगी। तो क्या उस वक्त का इंतजार कर रही है ये सरकार, जब कोर्ट में केस चल रहा है कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, तो उसके ऊपर सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। आप खुद सोचकर देखिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो यहां पर, मुझे नहीं लगता कि सरकार क्या सोच रही है। शायद सरकार को लगता है कि अगर राहुल गांधी के ऊपर हाथ डालेंगे तो शायद उनके साथ सिंपैथी वोटर चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो देश हित में और राष्ट्र हित में इसी तरीके का स्टेप लेना पड़ेगा। और अगर इस तरीके का स्टेप नहीं लेना होगा, नहीं लेती है सरकार, तो आप देखिएगा आज का पूरा दिन शाम तक आते आते आप कांग्रेस पार्टी के इस घटना को लेकर जो स्टेटमेंट आएंगे वो इसी तरीके के स्टेटमेंट होंगे।
तो सरकार आतंकवाद को खत्म कर सकती है, उसके लिए जो है वो जीरो टॉलरेंस के ऊपर अभियान चला रही है। नक्सलवाद मार्च 2026 की डेडलाइन दे रखी है, तो ऐसे अराजक तत्वों की डेडलाइन क्या होगी इस देश में। और फिर जब हम सरकार की बात करते हैं तो यहां हमने बात की राहुल गांधी की, यहां हमने बात की दोहरी नागरिकता की। तो अगर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है तो सरकार को जल्द से जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर दोहरी नागरिकता है तो उनको, आप सोचकर देखिए कि ब्रिटेन का नागरिक अगर राहुल गांधी है, मैं ये कह रहा हूं, सरकार का क्या जवाब होगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, गृह मंत्रालय का। लेकिन अगर राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है तो वो किस हैसियत से और किस हक से भारत में चुनाव लड़ सकते हैं, आप सोचकर देखिए। और ये इससे बड़ा अपराध क्या होगा। और इसके लिए हमारी जो न्यायपालिका है, जो आज हाशिए पर खड़ी है, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, उसको भी यह सोचना पड़ेगा कि इस देश के विकास में वो अवरोध का काम करेगी या इस देश के विकास की गति के साथ वो कदम मिलाएगी। और क्यों, जब मैं इसमें कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो आज लद्दाख की हिंसा, या मैं कहता हूं इसके बाद जो भी घटनाएं हुई है, सॉरी इसके पहले जो घटनाएं हुई है, आप उसके ऊपर नजर डालिए। किसान आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई, क्या बिना फंडिंग के किसान आंदोलन 1 साल तक सरवाइव कर सकता था। तो आपका और मेरा जवाब कॉमन सेंस से यह आएगा कि नहीं, इसकी फंडिंग हुई जिसमें कनाडा का सबसे बड़ा हाथ था। उस वक्त आप स्टेटमेंट भी देख सकते थे कनाडा सरकार का। तो आखिर सरकार नाकामयाब क्यों हो गई इस फंडिंग को रोकने के लिए। और ऐसी एक फंडिंग की गई थी जब शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो सरकार यह कहती है कि फंडिंग हो रही थी, तो फिर अगर सरकार इसको रोकने में सफल नहीं होती है तो फिर ऐसे ही झांगुर बाबा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, जिस धर्मांतरण की हम बात कर रहे हैं, उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए वो तो साबित हो चुका है। तो क्या सोनम वांगचुक जैसे लोग भी है उसी कड़ी के लोग है क्या। क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, और चाइना, अमेरिका, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, और चाहे वकील हो, चाहे जज हो, जिन लोगों ने अपने एनजीओ बना रखे हैं उन लोगों पर नजर बनाए रखनी पड़ेगी। जब एनजीओ की बात आती है तो एनजीओ मैंने भी बना रखा है, लेकिन कभी भी मैं उसमें फंड रेज नहीं करता। मैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों की हेल्प करता हूं तो वो अपने दम पर करता हूं। लेकिन आपने देखा होगा लगातार जो है वो यूट्यूबर्स जो अपने आप को बड़े पत्रकारों की श्रेणी में मानते हैं, कई खुलासे हो चुके हैं कि उनको बाहर से फंडिंग होती है। तो अगर कोई चाइना से फंडिंग करेगा तो वो चाइना की भाषा बोलेगा, और अमेरिका से फंडिंग होगी तो वो अमेरिका की भाषा बोलेगा। तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है, और सरकार क्या कर सकती है। तो जो जरूरी कदम है जो कर सकती है, आखिर वो उठा क्यों नहीं पा रही, आखिर कमी कहां है। तो कमी है गुलामी की। कल भी हमने बात की थी कि क्या सरकार जो है वो जो गुलामी की प्रथाएं हैं, ऐसे कानून जो इस देश को कमजोर कर रहे हैं, जिसमें अफवाह फैलाने के ऊपर और झूठ, अगर कोई अन्यायास किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाता है, झूठे बयान देता है या झूठी शिकायत करता है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप उसके बाद देखिए जब बचने का कोई प्रावधान नहीं होगा तो ये लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। तो सरकार कहां चल रही है, सरकार को अब यह देखने का सबसे सही वक्त आ गया है। और जब मैं यह कहता हूं तो एफसीआरए कानून 2010 में बना था कांग्रेस पार्टी के समय, और उस समय जब यह कानून बना उसके बाद में आतंकवादियों की फंडिंग एफसीआरए के उस कानून के बाद, इसके अलावा माओवादियों की फंडिंग, नक्सलवादियों को पैसा भेजा जा रहा है, इसके अलावा बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों का और धर्मांतरण का जो सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है मिशनरीज, तो वो सिर्फ और सिर्फ एफसीआरए की वजह से। और कैसे खेला जाता है आप देखिए, जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो बैंकिंग सिस्टम या आरबीआई जो है वो भी कमजोर कड़ी है। बाहर से जो पैसा आता है उसकी एक एक डिटेल क्यों सार्वजनिक नहीं होती है, क्योंकि पैसा जो आता है वो आरटीजीएस में और नेफ्ट में आता है। अगर आप इसको समझ पाते हो तो आखिर इसमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर जो है वो लागू क्यों नहीं होता, कि किस व्यक्ति ने पैसा भेजा है और किस व्यक्ति को भेजा है, उसका नाम और पता क्यों नहीं होता, या फिर सिर्फ आरटीजीएस और नेफ्ट के हिसाब से ही जो है वो ये पैसा चलता रहेगा। तो फिर वो कौन से बैंक है
जो इस तरीके का खेल भारत में रहकर, भारत में अपनी ब्रांचेस डालकर जो है वो खेल रहे हैं। तो यहां पर सवाल जो है वो बहुत सारे खड़े होते हैं। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो क्या यह लद्दाख की जो हिंसा है, क्योंकि मणिपुर में भी हिंसा हुई थी, भारत बड़ा देश है, भारत के लोग समझदार भी है, लेकिन कल की जो घटना थी उस घटना ने इस पूरे देश को, जो सत्ता लोलुप लोग हैं उनके अलावा अगर आप देखोगे तो सबको जो है वो एक धक्का सा लगा कि अनायास जो है वो रास्ते चलते, जब भारत सब कुछ सही कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अब तो जीएसटी भी जो है वो कम हो गया है, तो मिडिल क्लास को जो है वो एक बड़ी राहत मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में अचानक से ये घटना, अप्रिय घटना कहां से आ गई? तो आप खुद जो है वो सोचकर देखिए, और आपकी कोई राय है, आपके कोई विचार है, मुझे लगता है कि आपको भी जो है वो सार्वजनिक करनी चाहिए प्लेटफॉर्म पे। तो आप अगर मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप बेशक जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।